मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? अपना ध्यान रख रहे हो ना? और जिन्होंने यूनिट टेस्ट की कॉपी नहीं दी है तो प्लीज़ बच्चों दे के जाओ। तो क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। आप लोग भी रोज़ सोचते होंगे ना, चलो वीडियो आए तो जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करें। बच्चों, थोड़ी टुकड़े टुकड़े पढ़ाई करने से फिर पूरा लेसन बनता है और लेसन के पीछे अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर हैं बच्चों वो करने हैं। तो हम लेसन कर रहे हैं, सितंबर महीना आज से शुरू हो गया है, तो हम लेसन करने जा रहे हैं 14वां लेसन। बराबर, 14वां लेसन है ऊर्जा के स्रोत। एक टॉपिक मैंने सुबह आपको बता दिया। अभी का टॉपिक है हमारा ईंधन यानी क्या। तो आप ईंधन के रूप में कई चीज़ों का उपयोग करते हो, लेकिन ईंधन का एक यही मतलब होता है कि जो जलाने के लिए उपयोगी हो और जो प्रकाश उत्पन्न करे, जलने पर ऊष्मा और प्रकाश दे। अगर मैंने उसको चीज़ को जलाया है, वह प्रकाश भी दे और ऊष्मा भी दे। मान लो ये मेरे पास लकड़ी है, ये लकड़ी क्या है? ईंधन है। इसको मैं जलाऊंगी तो ये जलेगा, प्रकाश भी देगा और ऊष्मा भी देगा, गर्मी भी देगा। इसी ऊर्जा का उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं। ठीक है, तो आखिर हम ईंधन तो हमारे पास है, लकड़ी है, कोयला है, लेकिन उसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग प्रकार की क्षमता वाले होते हैं। कोई बहुत अच्छी होती है, कोई खराब होती है, कोई अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। तो उत्तम क्वालिटी का ईंधन हो, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं? तो उत्तम, अगर मुझे ईंधन का चुनाव करना है तो सबसे पहले मुझे वो बात देखनी होती है कि वो उच्च कैलोरीफिक माप यानी अच्छी क्षमता वाला, अच्छी क्वालिटी वाला, यानी जलाने पर, थोड़ा सा ही जलाने पर ज़्यादा ऊष्मा पैदा करे। कई बार तुम्हारी मम्मी चाय तो लेके आती है, मान लो चाय की पत्ती लेके आती है, पर चाय की पत्ती भी अलग अलग ब्रांड की होती है। तो जो सस्ती सी ब्रांड की होती है, मतलब अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा भी डालते हो तो भी कलर देर से आता है। पर कोई अच्छी क्वालिटी की, अच्छी क्षमता वाली लाते हो, अच्छी गुणवत्ता वाली लाते हो, तो थोड़ी सी डालने से, यानी कम मात्रा डालने से ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी उच्च कैलोरीफिक माप का मतलब अच्छी क्षमता वाला। अच्छी क्षमता मतलब थोड़ा सा ही दहन कराने पर ज़्यादा ऊर्जा पैदा करे। समझ गए बच्चों? उसके बाद अधिक धुआं उत्पन्न न करे। वह धुआं उत्पन्न करता तो है, नो डाउट। अगर आप लकड़ी जला रहे हो, कोयला जला रहे हो तो धुआं होगा, पर कई ऐसे मैं आगे चल के कोयले के प्रकार भी बताऊंगी आपको। कई ऐसे कोयले हैं जिनमें से ज़्यादा धुआं निकलता है और कई ऐसी लकड़ियाँ भी हैं जिनमें से ज़्यादा धुआं निकलता है। पर हमें ऐसी लकड़ी या कोयले का उपयोग करना है, ऐसे ईंधन का उपयोग करना है जिसमें से धुआं कम निकले। तो ऐसे ईंधन को हम उत्तम ईंधन, बेस्ट ईंधन मानते हैं। इसके अलावा मध्यम ज्वलनताप। ज्वलनताप भी मध्यम होना चाहिए, न ज़्यादा न कम। कम भी होगा तो भी मज़ा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा जलेगा तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो उसका जो जलने का तापमान है, ज्वलन तापमान, वो मीडियम होना चाहिए। सरलता से सुलभ, मतलब हमें आसानी से मिले, यानी वो चीज़ पाने के लिए मुझे कहीं दूर दराज नहीं जाना पड़े, आसानी से उपलब्ध हो। हमारे देश में हो या हमारे शहर में हो या किसी और शहर में हो, जिसको हम आसानी से पा सकें। इसके अलावा और कह सकती हूँ कि सस्ता होना चाहिए। बहुत महंगा भी सब जने अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब गुणधर्म होने चाहिए इसके उत्तम ईंधन के। ठीक है, तो ईंधन का हम चयन तो कर रहे हैं, लेकिन और किसके ऊपर आधारित रहता है? और उस बात के ऊपर आधारित रहता है कि तुम ईंधन का उपयोग कहाँ कर रहे हो। ईंधन का उपयोग या तो खाने पीने में कर रहे हो, या तो उसका उपयोग खाना गर्म करने में कर रहे हो, खाना गर्म करने में कर रहे हो, या फिर उसका उपयोग कमरा गर्म करने में कर रहे हो, या हाथ तापने में कर रहे हो,
उस हिसाब से उसकी क्वालिटी का चुनाव किया जाता है, उसकी उत्तमता का चुनाव किया जाता है। तो बच्चों एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ईंधन यानी क्या और उत्तम ईंधन के लक्षण बताओ। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो अब जैसे मैं ईंधन का उपयोग कब करती हूँ, जब मेरे घर यदि गैस चला जाता है तो मैं ईंधन का उपयोग करती हूँ। सिगड़ी में कोयले डाल के कर सकती हूँ या लकड़ी का उपयोग करके उसका उपयोग कर सकती हूँ। ठीक है, तो या तो फिर कोई जो गांव में रहते हैं वो ज़्यादातर इसी ईंधन पे डिपेंड है, तो हर एक की उपयोग करने की जो बात है वो सबकी अलग अलग है, उसके हिसाब से वो लोग ईंधन का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब आगे आता है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक का मतलब आदिकाल से, पुराने काल से हम कौन सी ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते आए हैं। अभी भी मैंने बताया आदिकाल से हम ईंधन के रूप में लकड़ी और कोयले का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते आए हैं। और उसमें अभी एक और बात आ गई, जीवाश्मी ईंधन। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है हम कोयले की से ऊर्जा की मांग करें, जीवाश्मी ईंधन। अब जीवाश्मी ईंधन का मतलब एक ऐसा ईंधन जो हमें जमीन से प्राप्त होता है, हमने खुद पैदा नहीं किया, लेकिन कहाँ से हमको मिला, जमीन से मिला। आखिर ये बनता कैसे है? अब जब लाखों वर्ष, इस प्रक्रिया को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मान लो जो भी हम मर खप जाते हैं, हम मर जाते हैं, पेड़ पौधे चले जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, हम सब कहाँ चले जाते हैं, जमीन के अंदर। तो ये सब कूड़ा करकट जमीन के अंदर हो जाता है। सालों तक रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं और उसके फलस्वरूप जीवाश्मी ईंधन यानी जीवों की अश्मियों से, जीवों की हड्डियों से बना हुआ ईंधन। ठीक है, तो ऊष्माकीय ऊर्जा का स्रोत लकड़ी है। अब लकड़ी का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? ऊष्मा पैदा करने के लिए, गर्मी पैदा करने के लिए, खाना बनाने के लिए। अधिकतर उपयोग हम ईंधन के रूप में जिसका उपयोग करते हैं, कोयले, लकड़ी से भी ज़्यादा हम किसका उपयोग करते हैं? कोयले का। किसका उपयोग करते हैं बच्चों? कोयले का, अश्मीगत ईंधन का उपयोग करते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। कोयले का ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करने की वजह से धीरे धीरे जमीन के अंदर इसका जितना भंडार है ना बच्चों, वो खत्म होता जा रहा है। ये ईंधन हमको जमीन में से मिलता है, तो धीरे 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 कोयले के खाने खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि हम अपने उपयोग के लिए इसको निकालते जा रहे हैं। तो ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग। अब आप कहोगे कोयला तो खाली जलाने में उपयोगी है, तो बच्चों कोयले से क्या क्या नहीं चलता वो थोड़ा नोटिस करना। जो पहले गाड़ियाँ बनी थी वो कोयले की ऊष्मा से ही, कोयले की वाष्प से चलती हैं। कितने ऐसे कारखाने हैं जिनमें कोयले का उपयोग किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयला कहाँ से मिलेगा? अश्मीगत ईंधन यानी ज़मीन में से उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कोयला हो रहा है। इसके अलावा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक काला द्रव्य है, काला रसायन है। उसको ज़मीन के अंदर है, उस ज़मीन में से निकाला जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। उसके शुद्धिकरण के बाद ही हमको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि चीज़ें मिलती हैं। तो धीरे धीरे इनका भी उपयोग बढ़ता जा रहा है। अब हम कर तो रहे हैं, इन सब का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये हमको मिले हैं, धीरे धीरे आपने देखा होगा पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ हमारे पास कम होती जाती है तो उसके भाव बढ़ते जाते हैं। जो चीज़ ज़्यादा है उसका भाव कम होगा, तो हमारे पास पेट्रोलियम, कोयला, जीवाश्मी ईंधन ये सब
धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अब देखो इंडिया में भी ज़्यादा से ज़्यादा ये देखो मार्क किया हुआ है, ये आपका इधर किताब में भी दिया हुआ है पेज नंबर 273 कि ज़्यादा से ज़्यादा किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो ये जो आपको सबसे बड़ा भाग दिख रहा है ना, कोयले का इतना सारा उपयोग किया जाता है। ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग की वजह से औद्योगिक क्रांति आई, उद्योगों का विकास हुआ, उसमें किसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हुआ? कोयले का। उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा प्रतिशत किसका उपयोग हो रहा है? पवन ऊर्जा का। हम लोग पवन ऊर्जा का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन वो महंगा है, इसके लिए कम कर रहे हैं। उसके बाद आता है थोड़ा सा ही प्रतिशत नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इनका उपयोग भी हम बहुत ही कम कर रहे हैं। इसके बाद आता है जल ऊर्जा। हाँ, जल ऊर्जा का हम कर रहे हैं उपयोग, बांध बनाए गए हैं, इसकी मदद से फिर हम क्या करते हैं? बिजली पैदा करते हैं। और इससे हम पेट्रोलियम, देखो वाहन सारे किससे चलते हैं? पेट्रोलियम से, पेट्रोल से, डीजल से, बराबर। तो डीजल से सिर्फ ना वाहन चलते हैं, और कौन सी चीज़ें चलती हैं वो भी आप सोच लेना, मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा किस ऊर्जा का उपयोग हो रहा है? कोयले का, यानी जीवाश्मी ईंधन का उपयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब जीवाश्मी ईंधन का उपयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है तो उससे बच्चों नुकसान क्या होगा? धीरे 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 धुएं कहाँ जाएंगे? आकाश में जाएंगे, और ये धुएं में सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, और ये जब पानी से मिलते हैं तो अम्लीय वर्षा करते हैं, एसिडिक रेन, H2SO4 बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, एसिड का रेन करता है। इसकी वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो खराब हो जाते हैं, जमीन बंजर हो जाती है, उस जमीन उपजाऊ परत चली जाती है। इसके अलावा बिल्डिंग्स भी खराब हो जाते हैं। इसके अलावा जो आने वाली फसलें हैं उन पर भी असर पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अश्मीगत ईंधन का उपयोग करने से पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता ही जा रहा है। धीरे 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 जितना कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? गर्मी को शोषित करने का गुण है। जितनी भी सूर्य प्रकाश की गर्मी है वो गर्मी को शोषित करके रखता है। इसकी वजह से हमारे पृथ्वी का तापमान बना रहता है। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता जाएगा, वाहनों में से ये सब धुआं निकल रहा है, एसी का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, रेफ्रिजरेटर का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो इनमें से हानिकारक गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये गैसेस निकल रही हैं। ये सब गैसेस प्रभावित करती हैं, क्या करती हैं? तापमान को गर्म रखती है। इस असर को हम कहते हैं ग्रीन हाउस असर, और ये ग्रीन हाउस असर बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह से बच्चों नुकसान पता है क्या होगा? बिल्कुल गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी, ठंडी के दिनों में ज़्यादा ठंडी, और जहाँ पर बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी, पानी बहता जाएगा और वो पानी समुद्रों में जाएगा, समुद्रों में फिर बाढ़ आएगी। बिल्कुल वायुमंडल में बदलाव, तापमान में बदलाव आ जाएगा। अभी आप देख ही रहे हो कि तापमान में बदलाव, कभी बहुत गर्मी हो जाती है, कभी बहुत ठंडी हो जाती है, कभी बहुत बरसात पड़ती है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब तक के लिए इतना। फिर से थोड़ी देर के बाद हम फिर से मिल रहे हैं, तब तक के लिए इतना पढ़